आज के जो बायोस्फीयर रिजर्व का ये टॉपिक है, इसमें हम स्टेट वाइज डिफरेंट बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ने वाले हैं। पहला इसमें हमारे पास आ जाएगा अचनाकमा, और ये अमरकंटक के नाम से भी जाना जाता है, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्टेट्स में ये है। ठीक है। दूसरा कौन सा जगह, अगस्त्यामलाई, ये केरला में है। तीसरा जगह डिब्रू शेकोवा, ये असम में है। फिर आ जाएगा दिबांग, कौन सा, दिहांग और दिबांग, ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा आपको। ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार में। गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु। कच्छ, दैट इज इन गुजरात। एंड कंचनजंगा, अगर हम इसमें बात करें कंचनजंगा की, तो ये सिक्किम में है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज मानस, वो कहाँ पे है, असम में। ठीक है, मानस बायोस्फीयर आपको असम में देखने को मिलेगा। नंदा देवी की बात करें तो उत्तराखंड में। द नीलगिरी की बात करें तो तमिलनाडु में। नीलगिरी कहाँ पे मिलेगा आपको, तमिलनाडु में। फिर नौक्रेक, मेघालय में। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका पंचमहरी, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश में। इसी तरह से बाकी अदर्स देखिए अगर आप, तो सिंपलीपाल उड़ीसा में है। सुंदरबन आपका कहाँ आ जाएगा, वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और उसके साथ कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश यानी कि लद्दाख कहाँ पे आएगा, लद्दाख में। बेसिकली जो लद्दाख वाला पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट। एंड देन आएगा शेषाचलम हिल्स, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। फिर पन्ना, दैट इज इन मध्य प्रदेश। ये बेसिक बायोस्फीयर रिजर्व की यहाँ पे लिस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आती है लिस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, इम्पोर्टेंट नेशनल जो पीक्स है, सॉरी पार्क्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम असम की बात करें तो असम में जो नेशनल पार्क्स बनाए गए, राजीव गांधी ऑरेंज नेशनल पार्क। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे असम में। ठीक है, डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में। फिर मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में। फिर नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में। ये हमारे पास मोस्टली जो असम में नेशनल पार्क है वो कितने हैं, 5 है। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये सारा का सारा 2011 के अनुसार डाटा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग नेशनल पार्क आ जाता है। कौन सा आ जाता है, मोलिंग नेशनल पार्क। और नामदफा नेशनल पार्क, कौन सा जाएगा, नामदफा नेशनल पार्क। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, हमारे पास कहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में, या साउथ ईस्ट में, कहाँ जैसे आएगा मैप में। मान लो कि ये मैप है मेरे पास, इधर आएगा कहीं, इधर आएगा कहीं, या इधर आएगा, इधर को यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा, आंध्र प्रदेश यहाँ जैसे है। ठीक है, उड़ीसा के साथ। आंध्र प्रदेश की राजधानी सॉरी उड़ीसा ही है ना, तो इस तरह इसमें हम देखेंगे अंडमान एंड निकोबार, वहां पर हमारे पास कैंपबेल बे नेशनल पार्क है, गलेथिया बे नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मैरीन या वेंडूर नेशनल पार्क है। और इसमें मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क आ जाएगा, माउंट हैरियट नेशनल पार्क आ जाएगा, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क आ जाएगा, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क आ जाएगा, सैंडल पीक नेशनल पार्क आ जाएगा, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क आ जाएगा। महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद बिहार की अगर हम बात करें तो इसमें वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, तो बिहार में कौन सा आ जाएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे गुरु घासीदास नेशनल पार्क आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में है। और उसके बाद इसमें कांगेर वैली नेशनल पार्क भी आपका छत्तीसगढ़ में है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कौन सा आ जाएगा, वंसदा नेशनल पार्क है, और ब्लैक बक नेशनल पार्क भी गुजरात में है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी गुजरात में है, मैरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ ये भी गुजरात में है। गोवा की बात करें तो भगवान महावीर नेशनल पार्क आपका गोवा में है। हिमाचल की बात करें तो पिन वैली नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हमारे पास नेशनल पार्क स्टेट वाइज है। और दूसरा कौन सा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क
इंदरकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबलबरा नेशनल पार्क, ये सारे के सारे कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में आ जाएगा। किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। फिर दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। झारखंड में कौन सा है बेटा? नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक की बात करें तो अंशी नेशनल पार्क और बंदीपुर नेशनल पार्क और बानेरघाटा नेशनल पार्क, कुंदेर मुख नेशनल पार्क और उसके बाद नागरहोल नेशनल पार्क, सभी कर्नाटक में है, ठीक है। केरला की बात करें तो इराविकुलम नेशनल पार्क आ जाएगा केरला का, और उसके बाद अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क आ जाएगा और मैथिकेतन नेशनल पार्क आ जाएगा। फिर उसके बाद पैकिलम नेशनल पार्क आ जाएगा, ठीक है। पंपा कैलम नेशनल पार्क आ जाएगा, पेरियर नेशनल पार्क आ जाएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क आ जाएगा। मेघालय की बात करें तो मेघालय में कौन कौन से हैं? बालफाकरम नेशनल पार्क आ जाएगा और नौक्रिक नेशनल पार्क आ जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो चंदोली नेशनल पार्क, नौगांव नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क और गुगामल नेशनल पार्क, पंच नेशनल पार्क और संजय गांधी या बोरीवली नेशनल पार्क, ये प्रमुख है यहाँ पे। मणिपुर की बात करें तो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क आ जाएगा और बालफाकरम नेशनल पार्क मेघालय में आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर मेघालय 2 बार ही आ गया यहाँ पे ना। उसके बाद मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में हमारे पास मोरलिन नेशनल पार्क है और फोंगुपी नेशनल पार्क है। कौन सा? फोंगुपी नेशनल पार्क। और उसके बाद हमारे पास नागालैंड की बात करें तो इटानकी नेशनल पार्क आ जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो भितरकनिका नेशनल पार्क आ जाएगा। कौन सा जगह? भितरकनिका नेशनल पार्क और सिंपलीपाल नेशनल पार्क। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे सरिस्का नेशनल पार्क आ जाएगा। रणथंभौर नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में है। और धारा नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है और केवलदेव नेशनल पार्क है। राजस्थान के कौन कौन से आ गए? केवलदेव, रणथंभौर इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कंचन जंगा जो नेशनल पार्क है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास तमिलनाडु आ जाएगा, दैट इज ग्यूंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क और मुंडुमलाई नेशनल पार्क है। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क आ जाएगा। तमिलनाडु में कौन सा जगह? मुरुगावनी नेशनल पार्क। कौन सा जगह? मुरुगावनी नेशनल पार्क। और त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क और बिसोन राजबरी नेशनल पार्क। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क। और उत्तराखंड की बात करें तो कॉर्बेट, गंगोत्री, नंदा देवी, राजाजी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड के सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पेपर में नेशनल और स्टेट पेपर में दोनों में पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी पेपर होगा आपका उसमें ये पूछे जाते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क और बक्सा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये सारे इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में सॉइल की बात करें स्पेसिफिकली, व्हाट इज द सॉइल? ठीक है, फर्टाइल लैंड। बट वो तो पीस ऑफ लैंड हो गया जिसमें क्रॉप ग्रो की जा सकती है, दैट इज द पीस ऑफ लैंड। व्हाट इज एक्चुअली द सॉइल? क्या हो सकता है सॉइल? मतलब कि दैट इज द फाइनेस्ट पार्टिकल्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो सॉइल इज द फाइनेस्ट पार्टिकल्स फाउंड ऑन द अर्थ। एंड अगर हम इसमें बात करें सॉइल की तो सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द लैंड सरफेस, यूजुअली composed of the minerals, organic matters, living organism, air and waters। तो इसमें क्या क्या composition रहेगा सॉइल में? बेसिकली अगर आप देखिए सॉइल में तो आपका मिनरल्स आ जाएंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स से फॉर्म होती है सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं इसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तीसरा कौन सा जगह? लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फिर एयर एंड वाटर लास्टली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करें, ठीक है,
तो हमारे पास मेजर सॉइल जो रहेगी एलुवियल सॉइल पूरा का पूरा हमारा नॉर्थ इंडिया कवर करेगा, ठीक है, जो गैंगटॉक प्लेन है, ठीक है। और इसमें जहां जहां भी आपको प्लेन एरिया देखने को मिलेगा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स का कुछ एरिया, वहां पे एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। ब्लैक सॉइल पूरा का पूरा जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसका जो सेंट्रल पोर्शन है, डेक्कन प्लेट्यू एटसेट्रा, वो काफी हद तक ब्लैक सॉइल से कवर्ड है। रेड सॉइल आ जाएगी, लैटराइट सॉइल आ जाएगी, मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। फिर खादर न्यूअर एलुवियम सॉइल फाउंड इन द वैली फ्लडेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो जितना भी ये खादर है, खादर हम किसको बोलते हैं, जो कि रिवर के द्वारा हर साल नया नया से नया जो एलुवियल इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, मिट्टी इकट्ठी की जाती है, तो उसको हम खादर बोलते हैं, यानी कि न्यू सॉइल है ये, न्यूअर सॉइल। और उसके बाद भांगर आएगा। भांगर का मतलब है जो ओल्ड है, ओल्डर एलुवियल सॉइल्स फाउंड इन 30 मीटर अबव द फ्लड लेवल, ठीक है, तो ये पुरानी मिट्टी होती है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे सॉइल में, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एलुवियल सॉइल को देखेंगे। तो एलुवियल सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर वैलीज में देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट बंगाल, साथ ही साथ बिहार में भी ये देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ही सारी की सारी ये नदियां जाती है। और अगर हम यहाँ पे क्रॉप की बात करें तो मेजर क्रॉप राइस, व्हीट, शुगर केन और ऑयल सीड रहेगी। ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल हमारा महाराष्ट्र, मालवा प्लेट्यू और काठियावाड़ पेनिनसुला प्लेट्यू, और यहाँ पे रायलसीमा रीजन ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कर्नाटका। तो ये हमारे पास यहाँ पे पूरे के पूरे जो मैंने बताया था आपको कि जो हमारा सेंट्रल पोर्शन है इंडिया का, तो इसमें ज्यादातर हमारे पास कौन सी सॉइल मिलेगी, ब्लैक सॉइल। और ये मेजरली जो इसमें क्रॉप ग्रो की जाएगी वो कॉटन, मिलेट, टोबैको और शुगर केन की जाएगी। कौन कौन सी की जाएगी, टोबैको, मिलेट एंड शुगर केन। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आ जाती है, रेड सॉइल आ जाती है। कौन सी आ जाती है, इंपॉर्टेंट, रेड सॉइल। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यूज एंड साउदर्न स्टेट्स ऑफ द केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ झारखंड, तो यहाँ पे आपको ज्यादातर रेड सॉइल देखने को मिलेगी। और रेड सॉइल में जो क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स ग्रो की जा सकती है, दैट इज व्हीट, राइस, कॉटन, शुगर केन और पल्सेस। तो यहाँ पे जो डिफरेंट है दैट इज द पल्सेस, बाकी व्हीट और राइस तो आप अपने एलुवियल सॉइल में भी ग्रो कर रहे हैं। लेटराइट सॉइल की बात करें तो यहाँ पे आसाम हिल्स आ गया, हिल समिट्स ऑफ केरला, कर्नाटका, ईस्टर्न घाट्स एंड रीजन ऑफ उड़ीसा, ये जितने भी स्टेट्स है वहां पे हमारा क्या मेजर पोर्शन लेटराइट सॉइल का है। और इसकी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, ठीक है, दैट इज कॉफी, रबर, कैश्यू नट्स एंड टैपिकोआ, ठीक है, ये इसमें मेजर आ जाएगा। और फॉरेस्ट एंड माउंटेनियन सॉइल, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, कॉन्फिरियस फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। यहाँ जाके कॉफी, टी, राइस, मेज, पोटैटो, बार्ली, ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्पाइसेस एटसेट्रा यहाँ पे ग्रो की जाती है। एरिड एंड डेजर्ट सॉइल की बात करें तो राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात एंड साउदर्न पंजाब यहाँ पे प्रमुख है। और अगर यहाँ पे बात करें क्रॉप्स की तो मिलेट्स, बार्ली, कॉटन, मेज एंड पल्सेस यहाँ पे प्रमुख रहती है। एरिड क्या होती है, जो थोड़ी रेतीली, ठीक है, कम मॉइस्चर वाली सॉइल होती है। पीटी एंड मार्शी सॉइल, दैट इज कोटायम और अल्पेउजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला एंड कोस्टल एरिया ऑफ द उड़ीसा एंड तमिलनाडु, सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल इन बिहार एंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में ये पाई जाएगी। और ये पैडी एंड जूट्स के लिए उपयोगी मानी जाती है। यहाँ तक आया समझ आपको। फिर इरिगेशन की बात करें अगर हम, तो इरिगेशन में मोस्टली हमारे पास जो सिस्टम रहता है वो रहता है कैनाल इरिगेशन। कौन सा रहेगा, कैनाल इरिगेशन, वेल इरिगेशन और टैंक इरिगेशन। तो हमारे पास मेजरली 3 तरह के जो मोस्टली वाइडली यूज्ड इरिगेशन सिस्टम है, उसमें क्या आ जाएगा, कैनाल आ जाएगा, ठीक है, हाँ जी, क्या आ जाएगा, वेल्स, ठीक है, कैनाल, वेल्स और टैंक, ठीक है, तो 3 तरह से आ जाएगी। उसके बाद कैनाल इरिगेशन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन आवर कंट्री एंड परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर द कैनाल इरिगेशन इन आवर कंट्री इज 24%। कितना है, 24% है। सो वेल इरिगेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इरिगेशन as it contributes about 62% of the net irrigated area in India. And then a tank is a natural or a man-made hollow on the surface developed by constructing the small ponds around it across a stream, ठीक है।
तो मतलब टैंक क्या होते हैं कि छोटे छोटे जो इस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्रॉपिंग के पैटर्न की बात करें तो भारत में 3 तरह की क्रॉप्स मतलब कि सीजन होते हैं, जिसमें कि रबी आ जाएगा, खरीफ आ जाएगा और जायद आ जाएगा। रबी और खरीफ मेजर है, जायद उतना ज्यादा मतलब कि मेजर तो है पर उसमें इतनी ज्यादा कोई खास क्रॉप नहीं होती सिवाय फ्रूट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ज्यादातर फ्रूट्स रहते हैं या वेजिटेबल। तो खरीफ सीजन हमारा जून से लेकर सितंबर तक होता है। कब से कब तक होता है? जून से लेकर सितंबर तक। और यहाँ पे अगर मेजर क्रॉप की बात करें तो राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, ज्वार और तुर ये मेजर है। कहाँ पे? नॉर्दर्न इंडिया में जून से सितंबर में ये उगाई जाती है। लेकिन यही अगर साउदर्न स्टेट्स की बात करें तो वहां पर साउदर्न स्टेट्स में राइस, रौंगी, मेज, ज्वार, ग्राउंडनट आदि उगाया जाता है, ठीक है, साउथ, ठीक है। और फिर रबी सीजन की बात करें तो यहाँ पे अक्टूबर से मार्च ये स्टार्ट होता है। कब से कब तक? अक्टूबर से लेकर मार्च तक। और यहाँ पे जो क्रॉप्स रहेगी नॉर्थ में वीट, ग्राम और रेप सीड्स, मस्टर्ड और बार्ली, ठीक है, ये मेजर रहेगी। और वहीं साउथ की बात करें तो यहाँ पे राइस, मेज, रौंगी, ग्राउंडनट और जवार रहेगा। ये यहाँ की मेजर क्रॉप रहेगी। जायद सीजन की बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग होता है वो अप्रैल और लास्टली ये जून तक जाता है। और अगर इसमें मेजर क्रॉप की बात करें तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फॉडर्स यहाँ पे उगाया जाता है नॉर्थ इंडिया में। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे साउदर्न की बात करें तो यहाँ पे राइस, वेजिटेबल एंड फॉडर्स ग्रो किया जाता है। तो ये हमारे पास है किसकी बात आई? ये मेजर 3 सीजन की बात आई, ठीक है। इसके बाद मेजर क्रॉप्स कल्टीवेटेड इन इंडिया। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? राइस। तो फूड क्रॉप्स में हमारे पास राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, मेज, बार्ली, रौंगी, ग्राम, तूर आदि इसमें उगाई जाती है। लेकिन इसमें पहली हमारे पास कौन सी है? राइस की बात करें तो राइस काफी ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है। भारत में नॉर्दर्न इंडिया में तो काफी ज्यादा इसका प्रचलन है, ठीक है। तो इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा इसका प्रोड्यूसर है, उत्पादक करता है, तो दैट इज इंडिया। एंड इट इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल ऑफ अबव 100 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर इसकी जो पानी की मात्रा है वो काफी ज्यादा प्रचुर मात्रा में चाहिए। एंड द फर्स्ट 10 लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल फर्स्ट इन इंडिया, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम और हरियाणा है। ये मेजर इसमें आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी? राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में। तो पहले नंबर पे कौन सी आ गई? वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वीट की बात करें तो वीट में दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स एंड इट इज द मेन फूड क्रॉप्स एंड इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ज्यादातर जो वीट है वो कहाँ पे यूज किया जाएगा? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। दिस रबी क्रॉप्स रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। मतलब कि जो गेहूं जब उगता है तो उस समय वहां पर अच्छी ताजी धूप लगनी चाहिए, ठीक है। एंड द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में कौन सा जाएगा? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर ज्यादातर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अगर हम मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स आपका ज्वार, बाजरा और रौंगी प्रमुख आएगा इसमें मिलेट्स में, ठीक है। कौन कौन सा? ज्वार, बाजरा और रौंगी। और उसके बाद ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स रिस्पेक्ट ऑफ द एरिया एंड प्रोडक्शन वाइज। तीसरे नंबर पे मेजर है। एंड ज्वार इज essentially a crop of the peninsular India। ये ज्यादातर कहाँ पे? आपकी पेनिसुलर इंडिया में ग्रो की जाती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और महाराष्ट्र आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा। ये हमारे पास मेजर जो स्टेट्स है। सबसे इसमें कौन आ जाएगा? महाराष्ट्र। फिर बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। बाजरा इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बाजरा फॉलोड बाय द उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र। तो राजस्थान बाजरा के लिए फेमस है। एंड रौंगी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राइड रीजन एंड ग्रोन वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। तो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में इसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड या अरुणाचल प्रदेश आ जाते हैं, ठीक है। मेज की बात करें
इट इज द खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री टू 27 डिग्री। यानी कि जो मेज क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए नॉर्मल जो टेम्परेचर चाहिए वो 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच होना चाहिए। एंड ग्रो वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। ज्यादातर इसे कहाँ पे उगाया जा सकता है? ओल्ड एलुवियल सॉइल में उगाया जा सकता है। एंड मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आपका कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश आ जाते हैं। कौन से आ जाएंगे? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश आती है। ठीक है। पल्सेस की अगर हम बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड। मतलब कि इसमें प्रोड्यूसिंग में भी हम नंबर 1 आ जाते हैं और दूसरे कंजम्पशन में भी हमारा लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है। सो द मेजर पल्स ग्रोइंग एरिया आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एटसेट्रा। ये पल्सेस के लिए फेमस है ये। उसके बाद अगर हम इसमें कैश क्रॉप की बात करें तो कैश क्रॉप में हमारे पास क्या आ जाएगा? शुगर केन, टोबैको, फाइबर क्रॉप्स एंड इसमें जैसे कि कॉटन, जूट, मेस्टा और उसके बाद ऑयल सीड्स आर इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स। ठीक है। और उसके बाद शुगर केन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन ओनली आफ्टर द ब्राजील। ठीक है। ब्राजील नंबर 1 पे है और उसके बाद इंडिया है। उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द शुगर केन इन इंडिया फॉलोड बाय द महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है और उसके बाद बाकी स्टेट्स आ जाएगी। कौन सी? महाराष्ट्र एंड ऑल। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जो शुगर केन है उसको देखिए आप, तभी जो शुगर केन है वो उतना मीठा बनेगा जितनी उसके लिए अच्छी धूप लगेगी। ठीक है। तो इसके लिए भी टेम्परेचर कितना चाहिए हमारे पास? 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। और एनुअल रेनफॉल की अगर बात करें तो यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल रिक्वायर्ड रहती है। और इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ द लो रेनफॉल। उसके बाद मतलब कि अगर कहीं पर कम बारिश हो रही है तो वहां पर हम सिंचाई से भी इसका उत्पादन कर सकते हैं। कॉटन की बात करें तो इंडिया रैंक सेकंड नेक्स्ट टू द चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन। तो चाइना हमारे से कॉटन प्रोडक्शन में आगे है। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर कंट्री नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टेट्स। ठीक है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब। ये मेजर इसमें प्रोड्यूसिंग कंट्री इसमें स्टेट्स आ जाएगी। कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स इन इंडिया एंड इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द इंडिया। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है हमारे, वहां पर इसके लिए ये रॉ मटेरियल का काम करती है। इट इज द खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर। कितना टाइम लग जाता है इसे? 6 से 8 मंथ इसे मैच्योर होने में लग जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, दैट इज जूट। नेक्स्ट क्या जाएगा? जूट। सो इट इज अ ट्रॉपिकल फाइबर क्रॉप्स ग्रो वेल इन द एलुवियल सॉइल एंड वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग स्टेट्स बोथ इन कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द जूट। कौन? वेस्ट बंगाल। ठीक है। एंड द अदर कल्टीवेटर ऑफ जूट्स आर बिहार, असम, मेघालय। ठीक है। ये अदर्स भाई। तो आपको ये याद रखना कि भारत में सबसे ज्यादा जो जूट का उत्पादन है वो कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। एंड इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। इसको किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। फिर ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें तो इसमें मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसेम्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? तिल, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड और सनफ्लावर आदि। ठीक है। ये सारे के सारा हमारा क्या है? ऑयल सीड के जो मेजर टाइप्स है। इसके बाद ग्राउंड नट इज अ खरीफ क्रॉप एंड कोकोन अकाउंट फॉर about half of the major oil seed producing in the country. So Gujarat was the largest producer of the groundnut. Groundnut क्या होता है? अखरोट? अखरोट तो नहीं होते, ग्राउंड नट। जो ग्राउंड अखरोट तो ऊपर लगते हैं। क्या होगा? क्या होगा? नहीं है कोई पता? ग्राउंड नट है? सोचो। खाते तो है आप इसको बहुत। मखाने? मखाने भी कहाँ होगी ग्राउंड? क्या होगी? नहीं खाते आप? मूंगफली नहीं खाते?
तो कैसे भूल गए शिवानी? मेडिकल कॉलेज में कहीं ऐसा तो नहीं हो गया अभी? सारा माइंड वॉश हो रहा है। कॉलेज में जाके माइंड शार्पन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं उड़ता ही जाए। ग्राउंड नट क्या है? पीनट्स बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखो इसको? पीनट्स। ठीक है। उसके बाद आपके पास इसमें जैसे लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स, सीसेम्स इज अ खरीफ क्रॉप्स इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप्स इन साउथ, और कस्टर्ड सीड्स इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ। तो ये यहाँ तक हमने इसका कवर कर लिया है। आज कितने बजे जाना आपने? 50। चलो फिर 5 मिनट और पढ़ लेते हैं ना, 30 तक, जब तक वो नहीं आ जाते दूसरे बच्चे। उसके बाद हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? प्लांटेशन क्रॉप की बात करें, इसमें सबसे पहले पे कौन सा आ जाएगा? टी आ जाएगा, ठीक है। टी इज एन एवरग्रीन प्लांट दैट मेनली ग्रोज इन ट्रॉपिकल्स एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। कैसे क्लाइमेट चाहिए इसके? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल्स। एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो चाइना तो शुरू से ही रहा है टी का प्रोड्यूसर, लेकिन इंडिया अब सेकेंड लार्जेस्ट बन चुका है। असम इज दी लार्जर प्रोड्यूसर इन दी इंडिया, तो असम सबसे ज्यादा टी का उत्पादन करता है, और उसके बाद तमिलनाडु आ जाएगा, केरला आ जाएगा और वेस्ट बंगाल आ जाएगा। कॉफी की बात करें, सो कॉफी is grown in shade and it grows effectively in the altitude between 1000 से लेकर 1500 मीटर above the mean sea level. India is the 7th largest producer of the coffee globally. जो इंडिया है वो 7वां बड़ा राज्य है कॉफी उत्पादन में ग्लोबली। और कर्नाटक की बात करें, कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी इन इंडिया एंड प्रोड्यूस 71% इन इंडिया एंड 2.5% इन द वर्ल्ड। यानी कि जो कर्नाटका है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, और टोटल जो हमारा 71% इंडिया का प्रोड्यूस करता है और 2.5% ऑफ द वर्ल्ड। एंड देन स्पाइसेस की अगर हम इसमें बात करें, किसकी बात करें? स्पाइसेस की, तो स्पाइसेस में हमारे पास क्या आ जाएगा? पेपर आ जाएगा, चिलीज आ जाएगा, टर्मरिक आ जाएगा, जिंजर आ जाएगा, कार्डामम आ जाएगा, क्लोव आ जाएगा। ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाएंगे? स्पाइसेस में। और स्पाइसेस में तो इंडिया रहा है ये स्टार्टिंग से, ठीक है। कैसे रहा है? नंबर 1 रहा है, ठीक है। मेजर स्पाइसेस कल्टिवेटेड इन इंडिया, एंड केरला इज द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द स्पाइसेस इन इंडिया। रबर की बात करें तो रबर प्लांटेशंस वर फर्स्ट established in Kerala in 1902, and it needs hot and wet climate conditions, and the major rubber growing area are Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andaman and Nicobar Island. ये मेजर इसमें क्या हमारे पास है? आपके पास है रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट। फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो बेसिकली जो हॉर्टिकल्चर में हमारे पास यहाँ पे फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स आ जाएगा, ठीक है। इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। यानी कि चाइना के बाद जो सबसे ज्यादा यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का उत्पादन किया जाता है वो भारत में किया जाता है। और इंडिया कंट्रीब्यूट अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ द वेजिटेबल, यानी कि विश्व का 13% जो वेजिटेबल प्रोड्यूस होती है वो भारत में ही उत्पादित की जाती है। तो इस तरह से अगर हम इसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो राइस की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल है, बाजरा की राजस्थान, वीट की उत्तर प्रदेश, और मेज की आपकी आंध्र प्रदेश आ जाएगी, पल्सेस की आपकी मध्य प्रदेश आ जाएगी। ये लार्जेस्ट फूड ग्रेन्स प्रोड्यूसिंग स्टेट है। फिर ऑयल सीड में अगर हम बात करें तो ग्राउंड नट गुजरात में सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाएगा, सोयाबीन मध्य प्रदेश में, मस्टर्ड राजस्थान में, और सनफ्लावर कर्नाटका में। और इसी तरह से कैश क्रॉप्स की बात करें तो शुगर केन उत्तर प्रदेश में। ये सारा हम पढ़ लिया हमने ऊपर थ्योरी में ना, अब इसका सिर्फ एक क्रक्स बताया है यहाँ पे। कॉटन है गुजरात में, कॉफी है कर्नाटक में, टी है असम, सिल्क है कर्नाटका, और रबर है केरला, और टोबैको है आंध्र प्रदेश में। ये मतलब मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है इंडिया की, ठीक है। और अगर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की बात करें तो मेजर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि फूड ग्रेन्स के लिए है, यानी कि जिसमें व्हीट राइस आ जाएगा सारा। व्हाइट रेवोल्यूशन है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, दूध का उत्पादन के लिए, जो
रेवोल्यूशन हमने इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम क्या दिया हमने, व्हाइट रेवोल्यूशन। मतलब ये है कि भाई जब हमने बड़ा एक मेजर स्टेप लिया, रिफॉर्म्स लिए एग्रीकल्चर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो उसी को हमने क्या बोल दिया, रेवोल्यूशन, क्रांति, ठीक है ना। उसी तरह से उसके बाद राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो के लिए है, रेड रेवोल्यूशन मीट प्रोडक्शन एंड टोमेटो प्रोडक्शन दोनों में से, फिर सिल्वर फाइबर प्रोडक्शन को कॉटन के लिए है, सिल्वर रेवोल्यूशन है एग प्रोडक्शन, पोल्ट्री प्रोडक्शन। उसके बाद क्या आता है, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करता है। इसके बाद येलो रेवोल्यूशन है, येलो रेवोल्यूशन क्या करेगा, ऑयल सीड प्रोडक्शन स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर्स, येलो प्रोडक्शन हो जाएगा ये, है ना। उसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन है, फिश प्रोडक्शन, ब्लू यानी कि जो सी से रिलेटेड हो, पानी से रिलेटेड हो। उसके बाद ब्राउन रेवोल्यूशन की बात करें तो लेदर, कोकोआ या नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, उसको हम ब्राउन रेवोल्यूशन बोलेंगे। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन तो जूट प्रोडक्शन आ जाएगा। और उसी तरह से गोल्डन रेवोल्यूशन, ये गोल्डन फाइबर था, ये क्या है, गोल्डन, गोल्डन में क्या आ जाएगा, फ्रूट्स, हनी प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एक्सेट्रा। और ग्रे रेवोल्यूशन में फर्टिलाइजर आ जाएगा, जितना भी हम क्या है, खाद वगैरह, ठीक है। और पिंक रेवोल्यूशन में आपके अनियन प्रोडक्शन आ जाएगा, फार्मास्यूटिकल्स आ जाएगा, प्रॉन प्रोडक्शन एक्सेट्रा आ जाएगा। अनियन और फार्मास्यूटिकल के लिए कौन सा रेवोल्यूशन है, पिंक रेवोल्यूशन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट की अगर हम बात करें, टॉप मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, तो इसमें सबसे जो पहला मिनरल है आता है दैट इज क्रोमाइट। तो क्रोमाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है आपका, उड़ीसा में। यूरेनियम का कहाँ पे हो जाएगा, केरला में, ठीक है। तो इसको मैं आपको ये सारी की सारी पीडीएफ भेजूंगा, तो ऐसे लिखने की ज्यादा जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। सो यूरेनियम कहाँ पे आ जाएगा, केरला में। लीड कहाँ पे है, राजस्थान में। उसके बाद आयरन ओर कहाँ पे आ जाएगा आपका पास है, उड़ीसा में। और निकल कहाँ पे है, उड़ीसा में। लिग्नाइट तमिलनाडु, डायमंड मध्य प्रदेश में, कॉपर आपका मध्य प्रदेश है, नेचुरल गैस आपका असम है, और कोल आपका झारखंड है, मैग्नीज उड़ीसा है, बॉक्साइट उड़ीसा है, माइका आंध्र प्रदेश है, गोल्ड कर्नाटका है, लाइमस्टोन आंध्र प्रदेश है, और बाइट्राइट्स आपका कहाँ पे आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक कर दिया है। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना दैट इज आवर इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये लिख लेना आपने।